Bismillahirrahmanirrahim. Here is Dr. Naila Khalid with a new chapter Chemical Equilibrium. डियर स्टूडेंट, आज ये पहला लेक्चर है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। बहुत ही इंट्रोडक्टरी है कि किस तरह केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो उसका कॉन्सेप्ट है और ये एग्जिस्ट करता है। लेट्स स्टार्ट। ये जो टॉपिक है ये आपके जो है कॉन्सेप्ट जो है ये लिया गया है आपके कोर्स से, चैप्टर नंबर 2 केमिकल इक्विलिब्रियम, द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड लॉ ऑफ मास एक्शन. So in this session we will discuss these two topics and we will able to elaborate and explain these concept chemical equilibrium constant, and we can apply it to law of mass action, what is law of mass action and where it is applicable. तो हम ये पढ़ते हैं कि क्या है हमारे पास, कि ये कंटेंट्स हैं हमारे। सबसे पहले इक्विलिब्रियम एक सिंगुलर टर्म है, इसकी जो प्लूरल है वो इक्विलिब्रिया है। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आप किस बिहाफ पे इसको डिवाइड कर रहे हैं। ये स्टैटिक और डायनामिक भी हो सकता है। स्टैटिक मीन्स के प्रोसेस कंटिन्यू नहीं रहता, बल्कि एक दफा अटेन हो जाता है, बस वो स्टिल एंड स्टंट रहता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, बस ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन हर वो केमिकल प्रोसेस जो कि बार बार चेंज करने से भी वो कंटिन्यूअसली जो है वो चेंज होता है, तो उसको वो स्टैटिक नहीं होता बल्कि वो डायनेमिक होता है। तो मोस्टली केमिकल इक्विलिब्रियम आपको डायनेमिक ही दिखाई देंगे, और ये रिवर्सिबल प्रोसेसेस में ही आपको दिखाई देंगे। ये केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनेमिक इन नेचर होता है, स्टैटिक नहीं होता। केमिकल इक्विलिब्रियम यानी जो रिएक्शंस में, रिवर्सिबल रिएक्शंस में रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शंस एक दूसरे के साथ डायनामिक स्टेट में होते हैं, यानी कंटिन्यूअसली एक प्रोसेस हो रहा था और दूसरा भी हो रहा होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है। तो उसे इसीलिए केमिकल इक्विलिब्रियम मोस्टली डायनामिक इन नेचर होता है। इसी तरह इक्विलिब्रियम में अगर हम एक ऐसे प्रोसेस में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है जो कि खुद फिजिकल चेंज है, जिसमें जैसे सॉलिड का लिक्विड में मेल्ट होना, लिक्विड का दोबारा सॉलिडिफाई हो जाना, ये एक फिजिकल चेंज है। इस तरह की रिवर्सिबल चेंज में जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है उसे हम फिजिकल उसमें उसमें हम कहते हैं कि इसमें फिजिकल चेंज इन्वॉल्व है, फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। इसी तरह लिक्विड का गैस में वेपोराइज हो जाना, वेपर्स का दोबारा कंडेंस हो जाना इनटू लिक्विड, तो ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं बल्कि फिजिकल इक्विलिब्रियम है, यानी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है इन फिजिकल प्रोसेसेस टू। ये सिर्फ केमिकल रिएक्शंस में एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि फिजिकल प्रोसेस में भी एग्जिस्ट करता है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं, यानी या तो रिवर्सिबल हो सकते हैं या इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वो रिएक्शन है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। तो एट अ टाइम जो है वो दोनों रिएक्शंस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में चल रहे होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। इरिवर्सिबल ये होता है कि रिएक्टेंट्स एक दफा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो उन्हें हम इरिवर्सिबल चेंज कहेंगे। इक्विलिब्रियम किस प्रोसेस में होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस में एस्टेब्लिश हो जाता है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोथ आर इक्वल। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को हम फर्दर कैटेगराइज भी कर सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रिया जो है इसको हम फर्दर, इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर तो सारे एक ही फेज में हैं तो हम उन्हें होमोजीनियस कहते हैं, जैसे कि गैसियस फेज में कोई रिएक्शंस हो रहे हैं, लिक्विड फेज में अलग से रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उनको हम होमोजीनियस कहेंगे। हाँ, वो इक्विलिब्रियम जो कि उस रिवर्सिबल रिएक्शन में अटेन हो रहा है जिसमें कुछ गैसेस बन रही हैं, कुछ सॉलिड्स इन्वॉल्व हैं, यानी दो डिफरेंट फेजेस इन्वॉल्व हैं, उनको हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, ये जो है स्लाइड नंबर 6 पे जो आपको एग्जांपल दी गई है, दिखाई गई है, ये एक फिजिकल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। फिजिकल की, और यानी ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है जो कि एक दफा अटेन हो जाता है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। इस तरह किसी चीज का स्टिल एंड स्टैंड पड़े होना, ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें एक रिवर्सिबल चेंज हो रही होती है, यानी एक रिवर्सिबल चेंज, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना और गैस का दोबारा कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट होना, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है।
इस किस्म के रिवर्सिबल प्रोसेस में जो कि क्लोज कंटेनर में है, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो इसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम है। क्योंकि ये वो इक्विलिब्रियम है जिसमें एट अ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका जो सिस्टम है वो क्लोज होना चाहिए। अगर वो क्लोज नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली ये लिक्विड जो है वो एवोपोरेट हो के और गैसियस फेज में जाएगा। लेकिन गैसियस फेज के जो मॉलिक्यूल्स हैं, चूंकि क्लोज सिस्टम में नहीं है, उनको मौका नहीं मिलता है कि दोबारा कंडेंस होके वापस आए और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो। इसीलिए एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एक क्लोज सिस्टम में ऑब्जर्व किया गया है। और रिवर्सिबल चेंज के अंदर, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम उसमें दिखाई देता है। या इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। N2O4 जो कि कलरलेस है, जब आप उसको हल्का सा हीट करते हैं तो कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि कलर चेंज प्रोमिनेंट हो जाता है। और ये वो वक्त होता है जब N2O4 जो कि डिकम्पोज होके NO2 में कन्वर्ट हो चुकी होती है, और NO2 बैक दोबारा इस N2O4 में कन्वर्ट होते हैं। तो ये एक इनके दरमियान आपस में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि ये कलर चेंज जो है मजीद इसमें आप ऑब्जर्व नहीं करते। तो इस किस्म के इक्विलिब्रियम में जिसमें केमिकल चेंज हो रही होती है, यानी N2O4 की डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। लेकिन वो इक्विलिब्रियम जिसमें फिजिकल चेंज हो रही है, जैसे कि आइस है सॉलिड फॉर्म में, वाटर यानी आइस है, ये मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होती है और ये दोबारा फ्रीज होके सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ये एक फिजिकल चेंज है। इस तरह की फिजिकल चेंज टेम्परेचर के अप एंड डाउन से ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इस किस्म का इक्विलिब्रियम केमिकल नहीं, फिजिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम को हम जनरली इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, जब आपस में मिलते हैं तो उस वक्त प्रोडक्ट अभी नहीं बना, विद यानी उस वक्त कोई प्रोडक्ट नहीं बना, लेकिन ये दोनों आपस में पीक पे हैं और कोलाइड करते हैं और आपस में मिलते हैं और इससे प्रोडक्ट बनता है। इसे हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हाई है इस वन स्टेट में। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है, अभी भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हाई है, लेकिन कुछ अमाउंट इनकी बन चुकी है जो बैक एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके रिवर्स रिएक्शन से रिएक्टेंट दोबारा बना रहे हैं। तो ये अगर चाहे रिवर्स रिएक्शन का रेट कम है, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हाई है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, यानी सी और डी दोबारा ए और बी बना रहे हैं। फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोथ आर इक्वल, यानी जितने ये दोनों मिलके सी और डी बनाते हैं, इसी तरह सी और डी दोनों मिलके ए और बी बनाते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोथ आर इक्वल, आर एफ इज इक्वल टू आर बी। ऐसे स्टेट को हम कहते हैं कि अब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है, और ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी तरह इक्विलिब्रियम फिजिकल स्टेट में, फिजिकल प्रोसेसेस में भी अक्सर आपने देखा होगा, जैसे कि बॉटल ऑफ फिजी कोल्ड ड्रिंक अगर बंद होगी, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पर्च की हुई है, जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं उसमें से वो निकलती है, तो वो उसके अंदर वो भी एक इक्विलिब्रियम स्टेट में है। आपकी बॉडी के अंदर जो आपका एच बी है, वो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है और फिर उसके बाद ऑल ओवर द बॉडी जब ले जाता है, वहां पे वो उसको रिलीज कर देता है। तो ये भी एक फिजिकल अटैचमेंट है, और इसमें भी इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। और इसी इक्विलिब्रियम के बिहाफ पे ये ऑक्सीजन का रिलीज होना और उसका जो है कैरी होना जो है वो ऑब्जर्व किया गया है। तो रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉर एवोपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, जब लिक्विड और गैसेस आपस में कन्वर्ट होते हैं, तो इसको भी हम कहते हैं कि ये भी एक फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब हम आते हैं डिफरेंट फीचर्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हमने ये सीखा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक इन नेचर होता है। डायनामिक का मतलब ये है कि ये एक दफा अटेन होके स्टैटिक पोजीशन में नहीं आता, सुकून से नहीं होता, बल्कि ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं हो रहे होते, बल्कि रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है, एट अ टाइम जो है वो रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं ये डायनेमिक इन नेचर है। इनमें कंडीशंस ये है कि आपका जो सिस्टम है जिसके अंदर आप केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी कर रहे हैं, इट शुड बी क्लोज्ड, ये क्लोज होना चाहिए, वरना तो मैटर का लॉस होगा। जैसे कि आपने पिछले एक स्लाइड में, ये इस स्लाइड में आपने देखा
कि ये एक ओपन सिस्टम है और इसमें ये बार बार जो है वो लॉस ऑफ मैटर हो रहा है, एवोपरेट हो रहा है और कोई इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। एक क्लोज सिस्टम जरूरी है, केमिकल इक्विलिब्रियम हो या फिजिकल इक्विलिब्रियम हो, उसको अटेन करने के लिए एक क्लोज सिस्टम उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह हमने ये देखा कि एक क्लोज सिस्टम उसकी रिक्वायरमेंट है ताकि मैटर के लॉस को जो है वो प्रिवेंट किया जा सके। कंसंट्रेशन और जो है कंसंट्रेशन का केमिकल इक्विलिब्रियम से ये ताल्लुक है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जरूरी नहीं है कि वो एक जैसा हो। हाँ, उनके दरमियान इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। यानी उसका मतलब ये है कि कुछ रिएक्टेंट्स जो हैं वो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, कुछ प्रोडक्ट जो है वो कम अमाउंट में बनते हैं, लेकिन उनके दरमियान जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है तो जरूरी नहीं है कि उस वक्त कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स भी इक्वल हों। ये डिपेंड करता है कि वो कितनी अमाउंट में उसके लिए रिएक्शन के लिए रिक्वायर होते हैं, तो इसीलिए उन पे डिपेंड करता है। तो इक्विलिब्रियम, इसीलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बाकायदा कैलकुलेट की जाती है, बाकायदा कैलकुलेट की जाती है। ये रिप्रेजेंट करती है द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन विच वेरीज विद द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर से वेरी करती है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस जो रिएक्शंस होते हैं, यानी इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी प्रोसेस में, चाहे वो होमोजीनियस है चाहे हेट्रोजीनियस है, उनमें ये एग्जिस्ट करता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा N2O4। जब आप इसको हीट करते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हाई है, डिकम्पोजिशन हो रही है, जिसकी वजह से N2O4 की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है, जबकि NO2 की कंसंट्रेशन जो है वो वक्त के साथ बढ़ रही है। रेट फिर एक वक्त ऐसे आता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोथ आर इक्वल। तो ये वो पॉइंट है जिस पे केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो चुका है। तो इस तरह इसको हम इस तरह रिवर्सिबल चेंज को जाहिर कर सकते हैं। ये एक होमोजीनियस गैसियस फेज रिएक्शन है। N2O4 जो है थर्मली डिकम्पोज होके NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस सिस्टम में ये है कि पहले जब रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे होते हैं तो प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, इसीलिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होती है। जब तो सिस्टम जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन हाई होता है एज कंपेयर टू रिवर्स रिएक्शन, लेकिन इक्विलिब्रियम पे दोनों रिएक्शंस एक दूसरे के साथ एक जैसे कंपटीशन में होते हैं और सेम रेट के साथ प्रोसीड हो रहे होते हैं। तो चूंकि सिस्टम ने इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर लिया है, तो हम इसको हमेशा डबल हेडेड इस तरह की एरो से शो करते हैं। तो ये उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन से हम मालूम कर सकते हैं। और ये वैल्यू हमें बताती है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो फॉरवर्ड रिएक्शन हाई है या बैकवर्ड रिएक्शन हाई है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है, A मोल ऑफ A रिएक्ट विद B मोल ऑफ B एंड गिव यू C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D। तो इससे आपको ये इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आप इस तरह लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, लेकिन रेज टू द पावर ऑफ दिस which shows the how much number of moles of C are formed, how much number of moles of D are formed, how much number of moles of A are consumed, and how much number of moles of B are consumed। तो ये इससे हम ये जो रेशियो मालूम करते हैं इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। जब हमारे पास इनिशियली रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लो होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो इसका मतलब है के इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो इक्विलिब्रियम लाइज टू द राइट, इक्विलिब्रियम जो है वो राइट की तरफ है। और अगर ये इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा कम है
तो इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट्स अभी मौजूद हैं और उन्होंने अभी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है। यानी के की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा बढ़ जाए तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और अगर के की वैल्यू 1 से कम हो तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट्स की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। तो ये उसका ये रिलेशनशिप है कि अगर के की वैल्यू ज्यादा है, इज ग्रेटर देन 1, तो रिएक्शन में जो है रिएक्शन इस प्रोडक्ट फेवर्ड, प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसमें मौजूद है। और अगर के की वैल्यू कम है तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन फेवर्ड है और रिएक्टेंट फेवर्ड है और रिएक्टेंट मौजूद है। इसी को हम रिएक्शन कोशेंट क्यू भी कहते हैं, और ये जनरलाइज रिएक्शन है। इसके लिए आप रिएक्शन कोशेंट क्यू किस तरह लिख सकते हैं, इसी तरह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी, और अगर ये इक्विलिब्रियम पे हो तो हम इसको इसी वैल्यू को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे, और अगर एनी टाइम टी पे हमने ये मालूम किया तो ये कोशेंट है। लॉ ऑफ मास एक्शन ये स्पेशली एक्सप्लेन करता है कि ये के रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस जो होते हैं, यानी वो मास या वो मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की या सब्सटेंस की जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है उस फॉरवर्ड रिएक्शन में या रिवर्स रिएक्शन में, वो जो है वो डिटरमिन करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जैसे ये दो रिएक्टेंट्स हैं, इसके इन दोनों का जो कंसंट्रेशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव masses of these two reactants, and rate of backward or reverse reaction will be directly proportional to the active masses of these two products. So rate of forward reaction is directly proportional, rate of forward reaction, which is RF, it is directly proportional to the concentration of the reactants, and it is equal to K1, where K1 is the proportionality constant. Similarly, for backward reaction, you can write rate of backward or reverse reaction will be directly proportional to the concentration of the products. जितने ज्यादा active masses इसके मौजूद होंगे उतना ज्यादा rate of reverse reaction high होगा, and this is also proportionality constant. ये भी proportionality constant है। reaction quotient Q जो है उसको आप इस तरह लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम पे ये क्यू जो है वो इक्वल होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, और अगर किसी और टाइम पे लें जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हुआ हो तो हम इसे सिंपल कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट क्यू कह सकते हैं, लेकिन एट इक्विलिब्रियम यही कोशेंट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। इससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ना सिर्फ इसको मालूम करने को, एक्टिव मासेस के साथ उसका रिलेशनशिप मालूम करने को या उसको कैलकुलेट करने को बताता है, बल्कि ये भी हमें बताता है कि अगर ये क्यू की वैल्यू किसी टाइम पे हमने कैलकुलेट कर ली है और वो लिटरेचर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से कम है, तो इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन पॉसिबल है, और अगर ये रिएक्शन कोशेंट ग्रेटर देन के है तो इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू और क्यू बराबर है, तो इसका मतलब है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। तो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो आर एफ इज इक्वल टू आर बी, आर एफ की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दी और आर बी की यहाँ पे लिख दी। तो अब हम इसको अरेंज करते हैं, K1 over K2 is another constant, यानी ratio of constant K1 over K2 is another constant which is called K equilibrium, and this product concentration divided by reactant concentration will be this one। तो इस तरह ये इस इक्वेशन को हमने डिराइव किया है जिससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन कैसे लिखे जाते हैं। KC stands for solid phase reaction है, ये देखें इसमें इसमें जो है KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है, डिकम्पोज होके सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन देता है। इसमें हम चूंकि प्रोडक्ट है सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन, तो ये हमने इस तरह लिखा। अब आप ये सोचेंगे इसके नीचे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है सिल्वर क्लोराइड की वो लिखनी चाहिए थी, वो इसलिए ओमिट हो गई
क्योंकि ये बहुत स्पेरेंटली सॉल्युबल साल्ट है, ये बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में ये डिसॉल्व होता है, इतना कम कि ये निग्लिजिबल है। तो इसकी कंसंट्रेशन यूं समझें, यहाँ पे अगर हम लिखें भी तो ये कांस्टेंट है, इतनी चेंज नहीं होती। तो इसको और के इक्विलिब्रियम का जो जब आपस में प्रोडक्ट किया है, तो ये दिस इज अनदर कांस्टेंट। तो इसकी कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो इसके बराबर होगी, इसके नीचे आपको सिल्वर क्लोराइड यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं। ये एक और चेंज है जिसमें आप सिल्वर ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कर रहे हैं, और इसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट और वाटर बना है। तो इसकी जो Kc की वैल्यू है वो डेफिनेटली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी सिल्वर नाइट्रेट, और इसका जो मोलर रेशियो है 2, इसको आपने पावर की फॉर्म में लिखा है, डिवाइड बाय नाइट्रिक एसिड, क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड बजाते खुद सॉलिड है और ये जो है कम अमाउंट में यूज हो रहा है, इसलिए इधर इसको अगर लिखा ना लिखें तो भी फर्क नहीं पड़ता, बहुत कांस्टेंट वैल्यू है। तो और इसी तरह वाटर भी, चूंकि मीडिया पूरा वाटर है तो उसका निग्लिजिबल अमाउंट में जो है वो इन्वॉल्व है, तो इसीलिए इसको भी नहीं लिखा जाता। तो ये इसकी एक्चुअल केस में Kc या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है। Kp यानी ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि गैसियस फेज रिएक्शन में होता है, उसमें फिर आप सिर्फ गैसियस फेजेस को ही आप मेंशन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कार्बन सूट है, ये कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में जो है, इसको आप काउंट नहीं करते, इसमें CO2 + H2 है। तो इसके लिए आप ये जो Kp की वैल्यू लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वन ऑफ द प्रोडक्ट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। तो आप इसको, इसमें जो सॉलिड होंगे उसको आप ओमिट करते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू Kp की वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट होती है ऑन गैसियस फेज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो इसमें आपने सॉलिड फेज रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को शामिल नहीं करना। तो इस तरह ये हमारे पास, लेकिन अगर आप इसी इसी रिएक्शन की आप Kc की वैल्यू लिखना चाहें, तो उसमें आप वाटर को शामिल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और इस तरह इस उसको भी आपने शामिल किया है, यानी दोनों का वैल्यूज तकरीबन सेम है। कार्बन चूंकि सॉलिड फॉर्म में जो है वो बहुत कम यूज हुई है, इसलिए दोनों केसेस में हमने उसको ओमिट किया है। कि एक्स की वैल्यू यानी ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि मोल फ्रैक्शन को काउंट किया करके बनाया जाता लिखा जाता है, ये एक सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन है, इससे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है, ये गैसियस फेज रिएक्शन है। Kp की वैल्यू जो है वो चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो यहाँ पे यहाँ पे इस P2 लिखते हैं, और इसका 1 मोल है इसलिए इसका कोई पावर नहीं, लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 मोल हैं तो इधर भी इसकी पावर है। तो ये है Kp की वैल्यू। And same is the Kx. X stands for mole fraction. So mole fraction of SO3, mole fraction of SO2 and O2. So this is the end of this lecture, chemical equilibrium. I hope you understand.